हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। मुझे प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वेतन भी बहुत अच्छा था। मैं अपने ससुराल में खुश थी, सबका साथ था और प्यारी बेटी इशिता के साथ वक्त और भी अच्छा गुजरा था। पर आगे का सफ़र मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। मैं इसे अनजान थी। सासू माँ ने मुझे आवाज़ दी, पायल बेटा नीचे आ जाओ। शाम को हम सभी बैठक में चाय पे आनंद ले रहे थे। तभी अचानक मेरे पति दानिश ने घर में प्रवेश किया। उन्हें ऑफिस से जल्दी आते हुए देखकर सभी को हैरानी हुई, क्योंकि वो अक्सर रात 8:30 या 9 बजे तक आते थे। कभी कभी तो ज़्यादा काम होने की वजह से 11 भी बज जाते थे। तो सासू जी ने कहा, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी? माँ का वाक़या पूरा होने से पहले ही वो बोल पड़े, वो मेरा प्रमोशन हो गया है माँ, और मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है। ये सुनकर पहला धक्का मुझे लगा। मैंने महसूस कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है। तो दानिश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पायल जल्द से जल्द जाने की तैयारी शुरू कर दो, मुझे 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। पर बेटा, अचानक ये ट्रांसफ़र कैसे आ गया? मेरे ससुर जी ने पूछा। वो पापा, कुछ महीने पहले मैंने बाहर से प्रमोशन के लिए कहा था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जहाँ भी होगा मैं तुम्हारा प्रमोशन ज़रूर करूँगा। पिछले कुछ महीनों से वो मेरे काम से बहुत खुश थे, अतः उन्होंने कलकत्ता वाली ब्रांच में मुझे एमडी की पोस्ट सौंप दी है। बाहर रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट विद फर्नीचर मिलने वाला है, इसलिए ज़रूर सामान के साथ पैकिंग शुरू कर दो। मेरी तरफ देखे बिना ही कहते हुए अपने कमरे में चले गए। हमारे जाने की खबर सुनकर सभी उदास थे। माँ जी ने कहा, ये दानिश के अचानक ट्रांसफ़र की बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इतने महीनों से ऑफिस में बात चल रही थी तो ससुर जी ने नाराज होकर बोले, और ये हमें आज बता रहा है। अब रहने भी दीजिए, उसका स्वभाव भी ऐसा है, किसी से भी तो खुलकर बात नहीं करता वो। बस बहू और गुड़िया के जाने से घर सुना हो जाएगा। माँ जी उदास मन से बोली। मेरा भी मन उदास हो गया था। पूरे परिवार को छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिसे ना तो अपनी बीवी से लगाव था और ना ही अपनी बेटी से, जबकि हमारा सबसे करीबी रिश्ता उनसे ही था। माँ जी, आप और पापा जी हमारे साथ कलकत्ता चलिए ना। नई जगह है, हमें भी अच्छा लगेगा और रिश्ता को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी उसे आपसे ज़्यादा लगाव है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। पर कुछ ही महीनों में नवरात्रे या फिर दशहरा और दिवाली त्यौहार अपने घर मना लेने दो, फिर हम आ जाएंगे। जब तक तुम जाकर अच्छे से घर सेट कर लो। माँ जी की बातें सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे जाना तो था। वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने परिवार को छोड़कर जाना था। पहले अपने माता पिता जी को छोड़कर आना पड़ा, और आज अपने इस परिवार से भी दूर लंबी सांस लेकर सोच रही थी। तभी दानिश चिढ़ते हुए बोले, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने सबके पैर छुए और आंखों में बहते आंसुओं से सबसे विदाई ली। सुबह कोलकाता पहुंचकर हमने पहले ब्रेकफास्ट किया और कुछ ही देर में दानिश बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। मेरे पूछने पर बोले, तुम बाकी सब काम करके लंच रेडी रखना, मैं आता हूँ। नया शहर, नई जगह, घर भी सेट करना था, इश्ता का भी ख्याल रखना था। क्या सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ वाइफ को ही होती हैं? पर किससे बोलती, किससे लड़ती? इन्हें तो हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। जैसे तैसे मैनेज करके खाना बनाया और सामान जमाते जमाते कब शाम होगी पता भी नहीं चला। इश्ता तो खाना खाकर सो गई थी, सफ़र से थक गई थी। मैं भी सफ़र से बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे तो दानिश का इंतज़ार करना था। लंच का वक्त होते होते शाम हो गई थी, लेकिन दानिश अब तक नहीं आए थे, ना ही कोई मैसेज। रात करीब 9:30 बजे दानिश आया और आते ही बोले, तुम खाना खा लो। मेरी नई स्टाफ के साथ मीटिंग थी और हमारा डिनर भी वहीं था। आप वहाँ लंच डिनर सब कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन क्या एक बार भी आपको मेरा रिश्ता का ख्याल नहीं आया? इस नए शहर में ना कोई जान पहचान, ना कोई खाने की व्यवस्था। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। हमने क्या खाया, कैसे मैनेज किया, आपने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे बारे में तो ना सही, पर रिश्ता का ख्याल नहीं आया। सुबह से लेकर अब तक का सारा गुस्सा एक साथ दानी पर निकाल दिया। मुझे लगा दानी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगेगा, अच्छे से बात करेगा। तो क्या मैं अब तुम दोनों के लिए अपना काम छोड़कर खाना बनाऊं, घर जमाने में तुम्हारी सहायता करूं? दानी मुझ पर चलाते हुए कहने लगा, क्यों, क्या तुम अपनी वाइफ की सहायता नहीं कर सकते? अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकते? ओह कमान काजल, ये काम पतियों का नहीं है, ये तो पत्नियों का काम है। अब मैं इतनी बड़ी पोस्ट संभालने वाला हूँ और ऐसे औरतों वाले काम करूँगा तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी? ये औरत और मर्द वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा, पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं, दोनों मिलकर घर संभालते हैं।
वहाँ तो माँ बाबूजी सब मेरे साथ होते थे, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। नई जगह है, कुछ और ना सही आज के दिन ही मेरा काम में हाथ बटा दे दे, लेकिन आप तो बस मैं दिन भर से बहुत थक गया हूँ और लेक्चर नहीं सुन सकता। मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी बात को बीच में काट कर दानिश सोने चला गया। रात के 12 बज रहे थे। दानिश और रिश्ता दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। नई जगह होने से मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह आंखें बारी बारी लग रही थी। चाय नाश्ता करते ही दानिश ने आदि दिया, मुझे 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ मुझे पता है, आपका लंच रेडी करना है, मैंने गुस्से से कहा। अब नहीं, तुम्हें मेरे लंच की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे लंच कंपनी में मिलेगा। कुछ ही देर दानिश तैयार होकर कंपनी के लिए निकल गया। एमडी की पोस्ट के लिए कंपनी ने दानिश को सभी सुविधाएं दे रखी थी। आने जाने के लिए गाड़ी, अच्छा वेतन, लंच की सुविधा, अच्छी लोकेलिटी में बढ़िया फ्लैट, और मैं जहाँ नौकरों की तरह दिन रात काम करके बेटी की देखभाल कर रही थी। तभी मुझे भी 2 दिन में एक मेड मिल गई जिसने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी मेरा साथ दे रही है। राधा बहुत अच्छी थी, अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। मामा मम्मी ऐसे नहीं रखते थे, उसे मेहनत मजदूरी करवाते थे। मेरे घर काम करना उसे अच्छा लगता था। कहती थी, दीदी आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, आपके और रिश्ता के साथ रहती हूँ तो सारी दर्द तकलीफें भूल जाती हूँ। इसी तरह दिन बीते गए। दानिश का वर्कलोड बढ़ता गया। काम को लेकर अक्सर हम दोनों में बहस हो जाती, कभी कभी तो लड़ाई की नौबत आ जाती थी। धीरे धीरे हमारी दुनिया बढ़ती गई। अब तो दानिश ने काम में ही मन लगा लिया था। मुझे शक होने लगा था कि दानिश वाकई में ही काम में व्यस्त था, जहाँ कोई और बात थी। मुझसे ना सही, पर इन्हें अपनी बेटी से भी कोई लगाव नहीं था। ये बातें मेरे शक को और मजबूत कर रही थी। रिश्ता अभी छोटी थी, लेकिन उसे अपने पापा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पापा के पास नहीं जाती थी। उसे दानिश से डर लगता था। इसी वजह से वो मेरे ज़्यादा करीब होती गई। हमें कलकत्ता आए हुए 2 महीने हो चुके थे। मेरी सोसाइटी में अच्छी जान पहचान हो गई थी, सभी से अच्छी बातचीत थी, पर दानिश किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। सबको पता था मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है। वैसे तो सोसाइटी में सभी परिवार अच्छे और मिलनसार थे, लेकिन सभी परिवार एजुकेटेड और सभी लोग नौकरी पेशे वाले थे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। बातें करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता था। बस एक मनोज जी थे जो मुझे अधिकतर घर में ही दिखाई देते थे। मिलनसार और हमेशा मुस्कुराते, सबसे हंसकर बोलने वाले, हमेशा सबकी मदद करने वाले। उन्हें देखकर सोचती थी, ये दानिश से कितने अलग हैं। खैर, ये तो अपना अपना स्वभाव होता है। मनोज से अपना ध्यान हटाते हुए अपने काम में लग गई। कई दिनों से सोच रही थी, इस्ता अब बड़ी हो गई है, स्कूल भी जाने लगी, क्यों ना किसी स्कूल में जॉब कर लूँ। मेरा और रिश्ता का एक ही समय हो, ऐसा कोई स्कूल सर्च करती हूँ, मेरा भी समय कट जाएगा और रिश्ता की देखभाल भी। पर दानिश ने मुझे नौकरी के लिए साफ मना कर दिया। कारण पूछने पर कहने लगे, मुझे औरतों का घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं है। आप क्या चाहते हैं, इतना पढ़ लिख कर मैं घर बैठकर घर के काम करूं और बच्चे संभालूं? मैंने गुस्से से कहा, हाँ तुम औरत हो और औरतों के यही काम है। बाहर जाकर तुम किसी भी आदमी या लड़के से बात करो, ये मुझे पसंद नहीं है। और आप ऑफिस में कितनी भी लड़कियों और औरतों से बात करो, उनके साथ काम करो, ये सही है। मैंने चिढ़कर कहा, मैंने तो कभी आपको नहीं टोका, कभी भी शक नहीं किया, और आप मेरे लिए ऐसा सोचते हो मैं बाहर जाकर कुछ भी करूं, पर तुम नौकरी नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। ये आखिरी बार कह रहा हूँ। अब उस बारे में ना कोई बात होगी, ना कोई बहस। दानिश की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये कैसा आदमी है, इतना पढ़ा लिखा और औरतों के लिए ऐसी सोच। बहुत ठेस लगी थी दिल को। अब तो मैं दानिश से बात करना भी कम कर दिया था। इस्ता और राधा के साथ समय कट जाता था। एक शाम मनोज जी सोसाइटी के गार्डन में मिल गए। हमने कुछ देर बातें की। रोज़ तो उन्हें बालकनी से देती थी, आज सामने से बात करके लगा कितना सुलझा हुआ इंसान है मनोज। अब तो कभी ना कभी मनोज से बात हो ही जाती थी। एक तरफ दानिश का उखड़ा हुआ व्यवहार और दूसरी तरफ मनोज का हंसमुख स्वभाव। उनसे बातें करके मेरा उदास मन थोड़ा बहल जाता था, लेकिन मेरी खुशी दानिश से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा मनोज से बातें करना उन्हें पसंद नहीं था। अब हमारे बीच लड़ाई का नया टॉपिक आ गया था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये मर्द से बात करो, दानिश ने गुस्से से कहा। सुना है आजकल मनोज तुम्हारा नया दोस्त बन गया है, सुख दुख की बातें होने लगी है तुम्हारे बीच। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। मैंने कहा,
ज़रूरत क्या है तुम्हें किसी से बातें करने की? घर पर रहकर अपना काम किया करो। इस बार दानिश की आवाज़ और तीखी हो गई थी। आप नहीं चाहते कि मैं कोई जॉब करूं? आप नहीं चाहते कि मैं किसी से बातें करूं? आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कभी मुझसे और इस तरह से प्यार से बात नहीं करते हो। मैं सारा दिन घर में कैद रहूं, क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? और अगर मुझसे से कभी बात हो जाती है तो इसमें क्या कुछ गलत है? क्या इस पर आप मुझ पर शक कर रहे हो? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और मुझों से बातें करके अच्छा लगता है, इसमें गलत क्या कर रहे हैं हम? वैसे मेरी भी आपके जैसी छोटी सोच नहीं है। इतना सुनकर दानिश ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, पर इश्ता को देखकर अपना हाथ रोक लिया और बाहर बालकनी में चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। आज तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। अब इस हद तक हमारी तकरार बढ़ गई थी। सुबह से किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या अब मुझे अपने भविष्य के बारे में कोई ठोस कर निर्णय लेना चाहिए? जब मेरे और दानिश के बीच कुछ भी नहीं है, ना प्यार ना हमदर्दी, तो क्यों हम बेईमान रिश्ता निभा रहे हैं? क्यों ज़बरदस्ती के बंधन में बंधे हैं? मैं ऐसा कुछ सोच रही थी कि एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे निर्णय लेने से में बहुत सहायता की। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस्ट्रोली बॉयज को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।